हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार की रक्षा को साझा कर्तव्य बताते हुए कहा, यह केवल सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों और सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने मानवाधिकार दिवस पर कहा, मानवाधिकार सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं और हमारे संविधान में निहित है। तो वहीं राष्ट्रपति ने NHRC मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में चल रहे मतदाता सूची SIR अभियान में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 2.91 करोड़ के नाम कट सकते हैं। इनमें मृत, दूसरी जगह स्थानांतरित, अनुपस्थित व डुप्लीकेट श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। यह कुल मतदाताओं का 18.84% है। चलिए अगली खबर देखिए, लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की। दुबे ने राहुल गांधी को गंभीरता से न लेने की बात कही और आरोप लगाया कि कांग्रेस को केवल अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। उन्होंने 1976 की स्वर्ण सिंह समिति का हवाला देते हुए कांग्रेस पर संसाधनों का प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने दुबे पर कटाक्ष किया। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार जल्द ही फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सिंगल विंडो लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ऑडिट होटल मालिकों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बिजनेस को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री के कक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अहम अपॉइंटमेंट को फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ राहुल गांधी की करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग चली। इस चर्चा में CVC में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन पर भी बात हुई। सूत्रों का कहना है कि चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों के सिलेक्शन पर असहमति जताई। वहीं देखिए दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पिछले 6 वर्षों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर अपनी सीटवार रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा नेतृत्व यह सपना भी नहीं देख रहा कि वह राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर TMC कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे पाएगी। भाजपा का लक्ष्य 148 को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में महापौर चुनाव को लेकर सक्रिय है। मुंबई में जहां शिवसेना का दबदबा रहा, BMC चुनावों से पहले ठाकरे भाइयों का संभावित पुनर्मिलन हिंदुत्व बनाम मराठी की जंग को हवा दे सकता है। शिंदे ने कहा कि महापौर महायुति से होंगे। वहीं देखिए दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। इस बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा, नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार से जुड़े अधिकांश मुद्दे सुलझ गए हैं और अगर मार्च तक कोई समझौता नहीं होता है तो उन्हें आश्चर्य होगा। देश के दिग्गज अर्थशास्त्री ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, उन्हें पूरा विश्वास है कि मार्च 2026 तक एक समझौता हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हरियाणा सरकार ने BPL परिवारों के लिए मकान मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिए हैं। यह लाभ डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मिलेगा, जिसका विस्तार अब सभी पात्र BPL परिवारों तक किया जाएगा। योजना के लिए आप हरियाणा scbc.government.in पर जाकर फॉर्म अपलोड कर सकते हैं और केंद्र से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से छात्रों की उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए आसान और किफ़ायती लोन उपलब्ध करवाने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। लेकिन अब इस योजना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। संसद में हुए सवाल जवाब में मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत निजी बैंकों के साथ ही सरकारी बैंक भी उदासीनता दिखा रहे हैं, जिससे कि इस योजना की रफ्तार बेहद धीमी दर्ज की गई है।
चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका के बाद अब उसके पड़ोसी मुल्क ने भारत और चीन समेत अन्य एशियाई देशों में 50% टैरिफ लगा दिया है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको की सरकार ने एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर नए टैरिफ यानी अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। मैक्सिको के सांसदों ने एशियाई आयात पर नए टैरिफ को अंतिम मंजूरी भी दे दी है, जो मोटे तौर पर चीन के खिलाफ व्यापार बाधाओं को कड़ा करने के अमेरिकी प्रयासों के अनुरूप है, क्योंकि राष्ट्रपति क्लाउडिया स्थानीय उद्योग की रक्षा करना चाहती है। वहीं दोस्तों देखिए अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 20 दिसंबर से शुरू हो सकता है। इस खेल का आयोजन 4 चरणों में किया जाएगा। इसमें न्याय पंचायत सत्र पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल कूद प्रतियोगिता, विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा गांव में इथेनॉल प्लांट लगाने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन बुधवार को उग्र हो गया। किसानों द्वारा प्लांट की निर्माणाधीन दीवार तोड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। उत्तेजित किसानों ने पुलिसकर्मियों व प्रशासन के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए IIT का सहयोग लिया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी ने इस सिलसिले में जापान में कई कंपनियों के साथ बैठक की। इस परियोजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में सतत विकास को सुनिश्चित करना है। यह पहल उत्तर प्रदेश को नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि जनता के साथ गहन जुड़ाव आवश्यक है, क्योंकि संघ की यात्रा कई वर्षों में तथ्यों के बजाय धारणाओं के आधार पर फैली है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश भर में नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें RSS के समय से एक लोगों से बात करेंगे और इसके बारे में प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी साझा करेंगे। वहीं दोस्तों देखिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा शुरू करने जा रही है। इस दौरान वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ महिलाओं के संघर्ष को याद कराने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी और मणिपुर के प्रसिद्ध श्री गोविंदा जी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। यह राष्ट्रपति मुर्मू का पहला दौरा है जब से वे भारत की राष्ट्रपति बनी है। उनका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितंबर 2025 में मणिपुर दौरे के 3 महीने बाद हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया पर अहम बैठक करेगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का SIR का काम तय समय से पीछे बताया जा रहा है। ऐसे में आयोग इन राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना प्राथमिकता है। इसके लिए अतिरिक्त समय देना आवश्यक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बिहार को ईस्ट इंडिया के नए टेक हब के तौर पर विकसित करने के लिए प्रदेश में AI मिशन की स्थापना होगी, ताकि इससे युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही बिहार को ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में डेवलप करने की भी तैयारी चल रही है। बिहार के एक टॉप अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत की अध्यक्षता में बुधवार को एक हाई लेवल मीटिंग की गई। मीटिंग के बाद मुख्य सचिव अमृत ने बताया, बिहार सरकार ने राज्य को ईस्ट इंडिया के नए टेक हब के तौर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके तहत AI मिशन की स्थापना करके बिहार को इस इलाके में अग्रणी राज्य बनाने की योजना है। वहीं देखिए दोस्तों चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार, SIR, घुसपैठियों और विपक्ष के सवालों का खुलकर जवाब दिया। अमित शाह ने साफ किया कि SIR वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिक नहीं होने चाहिए। हम एक भी घुसपैठिया उसमें नहीं रहने देंगे। कुछ दल ऐसे हैं जिन्हें भारतीय नागरिक वोट नहीं देते, उन्हें सिर्फ विदेशी नागरिक वोट देते हैं। लेकिन अब तो वे सभी विदेशी नागरिक वोटर लिस्ट से हटने वाले हैं, तो उन्हें वे वोट भी नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए मुझे उन दलों से हमदर्दी है। इसके साथ ही अमित शाह ने बताया कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सरकार कैसे काम कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सिंचाई लागत कम करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना में बड़ा संशोधन किया। नई व्यवस्था के तहत किसानों को 90% और बड़े किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जा सकती है। इस बदलाव से लाखों किसान लाभान्वित होंगे और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी। उन्होंने बुधवार को कहा कि वह अगले विधानसभा चुनाव में सीएम बनर्जी की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने जा रही हैं। राज्य में 2026 में चुनाव होने हैं। इससे पहले वह दावा कर चुकी हैं कि बनर्जी 2026 में सीएम नहीं बन पाएगी। वहीं टीएमसी कांग्रेस ने कबीर को निलंबित कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को क्रिसमस से पहले नवंबर और दिसंबर माह की राशि देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लाभार्थियों को एक साथ 5,000 रुपये मिलेंगे। राशि ट्रांसफर करने के लेकर जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राज्य में लगभग 51 लाख महिलाओं को प्रति माह योजना की राशि मिल रही है। आपको पता होगा, सितंबर की राशि दुर्गा पूजा से पहले और अक्टूबर की राशि दीपावली और छठ से पहले दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई सालों से परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा आयोजित कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी। आपको बता दें, परीक्षा पे चर्चा का यह 9वां सीजन है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी छात्रों से इसके लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा, जिससे राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सर्जित होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य मिल सके और वे प्रदेश के विकास में योगदान कर सकें। इससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन चुनाव सुधार में बहस लगातार जारी रही। लोकसभा में इस विषय पर जमकर बवाल हुआ और राज्यसभा में भी सत्र के 9वें दिन इसी मामले पर चर्चा हो रही है। इससे पहले राज्यसभा में वंदे मातरम पर जमकर बहस देखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़ की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ था। वहीं लोकसभा में पीएम मोदी ने इस विषय पर बहस की शुरुआत की थी। हालांकि विपक्षी सांसदों का कहना था कि वंदे मातरम की पहली लाइन में ही शुद्ध हवा, पानी और भोजन की बात कही गई है। चलिए अगली खबर देखिए, मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत कोहरा घना छाए रहने की संभावना जताई। बिहार के साथ साथ और 9 अन्य राज्यों में कोहरे को अलर्ट लेकर जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि सुबह के समय कोहरे का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। इस दौरान घर के अंदर ही रहें। यदि यात्रा करना जरूरी है तो गाड़ी धीरे चलाएं और फॉग लाइट का उपयोग करें। मौसम विभाग ने 11 सितंबर की रात और सुबह के समय उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत घना कोहरा और असम और मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उड़ीसा और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा रहने की बहुत ज़्यादा संभावना जताई है। लोगों और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें।